नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। 2 दिन पहले अल्मोड़ा के मारचुला में दर्दनाक बस हादसा हुआ था। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के चिराग को खो दिया। लेकिन अब बस हादसे को लेकर बेहद शर्मनाक बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद आमिर और जाकिर अली नाम के 2 शख्स ने बस हादसे में मारे गए लोगों का मजाक उड़ाया। मोहम्मद आमिर ने बस हादसे की दर्दनाक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हैप्पी दिवाली, फ्री होम डिलीवरी लिखा है। तो वहीं बस हादसे की एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए जाकिर अली नाम के शख्स ने लिखा है कि इन्हें बाबा केदारनाथ ने बुला लिया। अब जरा सोचिए ये हादसा कितना दर्दनाक था। जिन लोगों के साथ हुआ, जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके दर्द का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। लेकिन इस हादसे की तस्वीर जिसने भी देखी उसका दिल पसीज गया। यात्रियों से भरी बस करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी। बस की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। लेकिन लोग किस तरह से इस हादसे का मजाक उड़ा रहे हैं वो भी बेहद शर्मनाक है, अमानवीय है। 2 युवकों के कमेंट, 2 युवकों का इस तस्वीर को शेयर करना और उस पर आपत्तिजनक बातों का लिखा जाना, उस पर अपमानजनक बातों का लिखा जाना, अमानवीय बातों को लिखा जाना कई सवाल खड़े करता है। मोहम्मद आमिर की ये पोस्ट है हैप्पी दिवाली लिखते हुए और लिखा है फ्री होम डिलीवरी। अब सोचिए कि जिस बस हादसे को देखकर आपके और हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई घरों के चिराग बुझ गए, उस बस हादसे की तस्वीर को देखकर कुछ लोग भद्दा मजाक कर रहे हैं। और मजाक ऐसा जो पूरी तरीके से अमानवीय है। 36 लोगों की जान गई थी इस बस हादसे में और उन 36 लोगों की मौत को मजाक बना रहे हैं ये 2 युवक। इस पर कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। कोई हैप्पी दिवाली का इसे पोस्ट बता रहा है तो कोई कह रहा है कि सीधे बाबा केदारनाथ के पास पहुंच गए हैं। मैं आपको एक बार फिर से अल्मोड़ा बस हादसे की नफरती पोस्ट जो है वो दिखाती हूं। आप देखिए मोहम्मद आमिर और जाकिर अली खान ने क्या लिखा। आमिर ने लिखा हैप्पी दिवाली, फ्री होम डिलीवरी। वहीं जाकिर ने लिखा कि बाबा केदारनाथ ने बुला लिया। ऐसे हादसे को देखकर जब हर किसी का दिल दर्द से भर जाता है, बस हादसे में शिकार हुए लोगों के साथ सहानुभूति होती है और यही मानवता का धर्म भी है। लेकिन इसी बस हादसे पर जब कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, हिंदू पर्व त्योहारों से जोड़ा जाता है और इस हादसे को लेकर मजाकिया अंदाज में पोस्ट करते हैं, तो सवाल यही है कि ये अमानवीयता आखिरकार क्यों की जा रही है, मानवता को तार तार क्यों किया जा रहा है। और क्या किसी बस हादसे को किसी भी धर्म से लिंक करना या किसी भी शख्स की मौत को एक धर्म विशेष से जोड़कर उसका मजाक उड़ाना ठीक है क्या? अल्मोड़ा हादसे पर नफरती पोस्ट करने वाले मोहम्मद आमिर पर उत्तराखंड पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद आमिर नैनीताल के रामनगर का रहने वाला है। आमिर को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने पर गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दूसरे आरोपी जाकिर अली खान की पहचान भी की जा रही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला जो है प्रकाश में आया था, जिसमें एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुई थी जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की संभावना थी। और उस फेसबुक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब कुछ लोग हिंदुओं की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं तो योगी हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं तो योगी के नारे पर ओवैसी ब्रदर्स भड़क रहे हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर पलटवार किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे के खिलाफ इत्तेहाद का नारा लगाया। मुसलमानों से एकजुट होकर उनकी पार्टी को वोट करने की अपील की। अकबरुद्दीन ने कहा कि मजहब के नाम पर नफरत की सियासत हो रही है। मॉब लिंचिंग, बीफ घर वापसी, टोपी और दाढ़ी के नाम पर काटा जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि वो मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर,
घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। ऐसा पहली बार नहीं जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया हो। हालांकि इस बयान का कॉन्टेक्स्ट समझिए। ओवैसी ने महाराष्ट्र चुनाव में 16 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें वारिस पठान से लेकर संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील तक शामिल हैं। कल संभाजीनगर पहुंचे छोटे ओवैसी ने मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि अगर वो AIMIM के 10 विधायक भी जिता देंगे तो महाराष्ट्र की सियासत में मुसलमान किंग मेकर बन जाएंगे। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। ये जोश मलियाबादी के गजल के अशार हैं और जोश साहब से माफी मांगता हूं कि इसमें मैंने कुछ तरमीम की है। और तरमीम कहां की है कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तो मैंने इसको मेरा नारा इत्तेहाद 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 कहा है। अगर ये इत्तेहाद है, जमात है, तो यकीन मानो हम शेर हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूं। हां, मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूं, मुसलमानों की आवाज बनता हो, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता हो, मुसलमान की हक तलफी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो। अकबरुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। संभाजीनगर में बोलते हुए के बाद कई भड़काऊ बयान उनकी तरफ से दिए गए। संभाजीनगर में एक बार फिर उन्होंने अपने विवादित बयान को दोहराया, 15 मिनट वाला जिक्र कर दिया। कहा कि कैंपेनिंग का टाइम है 10 बजे, अभी 9:45 हुआ है, अभी 15 मिनट बाकी हैं। ओवैसी के इस विवादित बयान को 12 साल पहले दिए गए भाषण से जोड़ा जा रहा है। दरअसल 2012 में भी अकबरुद्दीन ने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। तब कहा था, देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कौन कितना ताकतवर है। और एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उसी 15 मिनट का जिक्र किया है। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
तो अकबरुद्दीन का अंदाजे बयान ये बताने के लिए काफी है कि 15 मिनट वाले बयान को वो अपने समर्थकों को याद दिलाना चाहते थे, अपने समर्थकों में जोश भरना चाहते थे, लेकिन इस बार जो तरीका था वो अलग चुना गया। आप देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी की ये जो रैली है या जनसभा है, ठीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र जाने से पहले हुई है। आपको बताएं, अकबरुद्दीन ने योगी और मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान भी दिया है। क्या कहा उन्होंने, ये भी आपको सुनवाती हूं। अभी इम्तियाज जलील साहब बोले योगी आने वाला है। योगी योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है। चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। तो अपने वोटर्स मुसलमानों को कैसे एकजुट करना है, ये अकबरुद्दीन ओवैसी बखूबी जानते हैं, और इसीलिए उन्हीं के बीच में जाकर कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी की चर्चा भी हो और उनके समर्थकों में जोश भी भरा जाए। छोटे भाई की तरह एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी महाराष्ट्र के धुले में रैली के दौरान पब्लिक को यूसीसी का डर दिखा दिया। देखिए जरा। महाराष्ट्र में कोई एक उठ के बोलता है, बीजेपी का नेता, मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। अब आप बताइए, उस पे केस तो बुक हो गया, मगर बोल रहा है मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर महाराष्ट्र में इतनी छूट कैसे मिल गई इन लोगों को कि कोई एक समुदाय के मजहबी जगह के बारे में कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र को ये लोग? क्या यहां पर आप दंगे कराना चाहते हैं मोदी जी? क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र में आप? फिर कोल्हापुर की मस्जिद की बेहुरमती कर दी गई। आखिर क्या हुआ वहां पर? कौन है उसके पीछे? फिर आप ये भी देखते हैं कि कोई एक फलां शख्स है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। उनके बाजू खड़े हो जाते हैं शिंदे और बोलते हैं मैं इनके साथ हूं। अरे आप उनके साथ हैं या महाराष्ट्र के जनता और भारत के संविधान के साथ हैं? बताओ शिंदे। ओवैसी ब्रदर्स ललकार रहे हैं, तो आज महाराष्ट्र के चुनाव में योगी भी गरजने वाले हैं। थोड़ी देर में सीएम योगी महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं। महाराष्ट्र में आज योगी 3 रैलियां करेंगे। योगी का टारगेट विदर्भ रीजन है, जहां लोकसभा चुनाव में महायुति को काफी नुकसान हुआ। योगी की पहली रैली वाशिम, दूसरी अमरावती और तीसरी अकोला में होने वाली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र चुनाव में बुधवार को पार्टी के लिए 3 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। वाशिम, अमरावती और अकोला। और विदर्भ के रीजन को चुना गया है क्योंकि विदर्भ बीजेपी के लिहाज से सबसे मुश्किल रीजन माना जा रहा है। लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा डेंट अगर बीजेपी को कहीं लगा तो विदर्भ रीजन में लगा। आज जब मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे तो क्या नया बयान उनकी तरफ से दिया जाता है, या बटेंगे तो कटेंगे को किस बेंचमार्क पर पहुंचाते हैं, ये अब देखने वाली बात है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में
नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमारे जो माननीय करमवीर जी हैं, संगठन महामंत्री के रूप में यहां काम कर रहे हैं। ये इससे पहले यूपी में ही संगठन महामंत्री के रूप में काम करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। 4 करोड़ लोग। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए, 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। तो कल झारखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था। आज महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं। विदर्भ रीजन पर फोकस है। विदर्भ रीजन पर फोकस क्यों है, ये आप समझ लीजिए। कुल 60 विधानसभा सीटें इस रीजन में आती हैं। 2019 के चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो 28 यहां पर बीजेपी ने जीती थी, 14 कांग्रेस ने जीती थी, 6 शिवसेना को मिली थी और 4 एनसीपी, जबकि अन्य को 8 सीटें मिली थी। लेकिन लोकसभा 2024 के चुनावों का समीकरण थोड़ा सा बदला, जिसके बाद विदर्भ चिंता का विषय बन चुका है। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, यह भी देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से इन 60 सीटों में से 20 सीटों पर महायुति और 40 सीटों पर एमवीए को लीड है। विदर्भ में कुल 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 महायुति और 7 एमवीए के पास हैं। और यही जो आंकड़ा है, इसी आंकड़े को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी तमाम कोशिशें विदर्भ रीजन में कर रही है। हिंदू वोट को एकजुट करना चाहती है और इसीलिए सीएम योगी की रैली काफी महत्वपूर्ण है। कल मुख्यमंत्री जब झारखंड में अपनी हुंकार भर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों पर करारा अटैक किया था। सीएम योगी ने जातियों पर बंटने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जब जब हम बटे हैं, निर्ममता से कटे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जातियों के नाम पर बटिए मत, कांग्रेस हमेशा जाति के नाम पर बांटती आई है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे
और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। और इस बीच महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक सीट पर एमएनएस का समर्थन करेगी। वो सीट है शिवड़ी सीट, जहां से एमएनएस के बाला नांद गांवकर चुनावी मैदान में है। बीजेपी के इस फैसले ने राज ठाकरे की टेंशन को बढ़ा दिया है। पहले से ही जो शिंदे गुट के कैंडिडेट हैं वो मैदान में हैं अमित ठाकरे के खिलाफ। हालांकि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ जरूर कर लिया था, लेकिन बीजेपी का फैसला ये है कि एमएनएस को इस सीट पर सपोर्ट नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त जुड़ गए। सचिन, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस फैसले का, खासकर राज ठाकरे पर और उनके बेटे के चुनाव पर? जी बिल्कुल, अमित ठाकरे के लिए राह मुश्किल होगी माहिम चुनाव क्षेत्र में, क्योंकि बीजेपी ने फैसला किया है कि मुंबई की 36 सीटों में से सिर्फ शिवड़ी जो सीट है, जहां पर बाला नंदगांवकर नंबर 2 के नेता है राज ठाकरे के बाद एमएनएस पार्टी में, तो उनको सपोर्ट किया है। वहां पर उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कैंडिडेट अजय चौधरी उनके खिलाफ बाला नंदगांवकर लड़ रहे हैं, तो उनको सिर्फ वहां पर सपोर्ट किया है। वहां बीजेपी ने और शिंदे शिवसेना ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। लेकिन ये काम जो है माहिम में नहीं हुआ है, क्योंकि माहिम में सदा सनवरकर आखिरी वक्त तक जो है डटे रहे और उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने वक्त नहीं दिया तो अब चुनाव लड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। जब सदा सनवरकर मैदान में है तो बीजेपी नेताओं का यही कहना है कि महायुति का धर्म वो निभाएंगे और महायुति का जो भी उम्मीदवार होगा उसका वो प्रचार करेंगे, यानी कि वो सदा सरवरकर का प्रचार करेंगे और अमित ठाकरे के खिलाफ वहां बीजेपी प्रचार करेगी। तो अमित ठाकरे के लिए यहाँ पर सदा सरवरकर और उद्धव ठाकरे के महेश सावंत, ऐसे दोनों से अमित ठाकरे के लिए मुकाबला आसान होने नहीं जा रहा है। बीजेपी ने अपने पत्ते खोलकर और मुश्किलें बढ़ा दी हैं अमित ठाकरे की और राज ठाकरे की। शुक्रिया आपका।